गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एआरसी की क्लास में आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पार्ट 2। इसका हमने पार्ट 1 कर लिया है। चलो भैया, पहले क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास के लास्ट में जो भी आपकी क्वेरीज होंगी तो आप जो है एक साथ पूछ लेना, ठीक है। सिंगापुर मॉडल, बहुत बढ़िया। सिंगापुर मॉडल में क्या था कि सिंगापुर जो है आपका वन ऑफ द मोस्ट करप्ट क्या थी, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी थी। लेकिन आज की तारीख में क्या है, एशिया की सबसे बेस्ट जो है वहाँ पे क्या है, ब्यूरोक्रेसी है। कैसे कैसे उन्होंने मॉडल रखा था कि मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल करा, और करप्शन के चार्जेस हैं तो मिनिस्टर्स को भी क्या करा उन्होंने, क्या करा उसमें जो है क्या करा, आरोपित किया। समझ में आया? क्लियर? इवन कुछ मिनिस्टर ने सुसाइड भी कर ली थी। फिर हमने देखा था न्यू जो है पब्लिक मैनेजमेंट, ये किसने दिया था? आपकी यूएनसीडी ने दिया था। फिर हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक ने 2 दवाई दी है। क्या दवाई थी उसकी? पहली कि भैया पहले क्या करो, डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसको भरो, और जो आपकी प्रेफरेंशियल डिमांड है उनको पूरा करो, जैसे गरीबी हटाना, जैसे कि क्या कहते हैं आपका रोजगार देना। और दूसरा वर्ल्ड बैंक ने क्या फार्मूला दिया था कि भैया आप अपने जो है, जो आपका सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन, हेल्थ, इस पे सबसे पहले ज्यादा पैसा खर्च करो। उसके बाद क्या करो, बड़े बड़े पुल और बड़ी बड़ी रोड बनाओ। सही है सर? नो, ये हमने फार्मूले देखे थे। क्लियर? अब जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 and 3 and 5, ठीक है। अब जो है हम जो है आज की क्लास में देखो क्या करते हैं। ये कौन सी स्लाइड लग गई? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पार्ट 2। अरे डिजास्टर मैनेजमेंट वाली स्लाइड आ गई है, ठीक है। तो मैं स्लाइड अपलोड कर रहा हूँ, इसे हटा तो नहीं सकता हूँ, इसी के ऊपर वो अपलोड कर दे रहा हूँ। तो आपको कौन सी अपलोड देखनी है, ठीक है। हमारी है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप जो है ये स्लाइड जब पूरी हो जाए उसके बाद से आपको पढ़ना है, यानी यहाँ से पहले तक की स्लाइड नहीं देखनी है, ठीक है। सर हम प्लस सब्सक्रिप्शन लेना जा रहे हैं। सर ये बता दीजिए कि आपका यही बैच ज्वाइन करें जिसमें आप प्री और मेंस और इंटरव्यू पढ़ा रहे हैं, या फिर दोबारा आप न्यू बैच चालू करेंगे उसमें 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि सर मेरा कोर्स बहुत छूट गया है। उसको पूरा करने के लिए जो आपकी अब लाइव क्लास होगी वो छूट जाएंगी। सबसे पहली बात, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि भैया जब भी आपको एडमिशन लेना है, ठीक है ना, तो आपका MKS लाइव रेफरल कोड होना चाहिए। समझ में आया? फिर उसके बाद ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका कौन सा नया कोर्स आ रहा है या आने वाला है, या कौन सा कोर्स है। मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे क्या होता है, टाइम पीरियड ले लिया जाता है। अगर आप 24 महीने का टाइम पीरियड ले लोगी तो मेरी सारी क्लास को 2 बार देख लोगी। सोशोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है तो सोशोलॉजी ऑप्शनल कितनी बार कर लोगी? 2 बार कर लोगी, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं देखना है कि इनके बैच आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपको ये देखना है कि हमने इनका रेफरल कोड यूज किया है कि नहीं किया है, और जो ये क्लास कह रहे हैं उस क्लास में हमें चुपचाप आके बैठ जाना है,
ठीक है ना? क्लियर? ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जो है मुझे कब पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, वो मेरे पे छोड़ दो। उससे अलावा अगर आपको कुछ दिखाना है तो 7 घंटे का पढ़ने का कमिटमेंट दिखाओ। सारा कोर्स पूरा हो जाएगा, पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस और सोशियोलॉजी ऑप्शनल और इंटरव्यू की क्लास, ठीक है? अगर आप बैच में भागोगे कि सर कौन-सा बैच स्टार्ट हो रहा है या किस-किस बैच में आप हो, तो आप अपने आप को मूर्खता की शिकार की तरफ लेके जा रही हो। उससे आपको क्या मतलब कि भैया कोई-सा कोर्स है कि नहीं है? आपको ये पता है कि ये जो-जो चीज़ें पढ़ाएँगे मुझे चुपचाप-चुपचाप पढ़ लेनी है। तो जो छूट गया है वो साइकिल में आगे बढ़-बढ़ के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ज्योग्राफी की क्लास कब से स्टार्ट होगी, नहीं होगी, इससे आपको क्या मतलब? अभी जो चल रही है आप उसको देखो, नहीं तो ये भी छूट जाएगी, फिर इनके भी रिकॉर्डेड वर्ज़न देखने पड़ेंगे, ठीक है? तो कोई नया बैच मुझे क्या कहते हैं, स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे पता है मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं और मुझे पता है कब मैं कौन-सा लगाऊँगा। जब इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाएगा तो ज्योग्राफी लगाऊँगा, ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा तो इकोनॉमिक्स लगाऊँगा और अभी से अगर आपको चाहिए कि मुझे सारे बैच आँखों से देखने हैं, तो वो मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है? वो दुनिया भर के एजुकेटर हैं, वो आपको दिखा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप देखो और आराम से पढ़ो। तो अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो फिर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। वो मैं डिसाइड करूँगा कब मेरा कौन-सा बैच आएगा, ठीक है? केवल मेरी प्रोफाइल में जाके देखो और वहाँ पे अपन आपको अपना भी पता चल जाएगा। समझ में आ गया? नहीं तो कन्फ्यूजन का शिकार होती रहोगी और उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो अगर आपको पढ़ना हो तो आप जो है सब्सक्रिप्शन से आप आ सकते हो और फिर मेहनत दिखाओ। ये मत दिखाओ कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है ना? हर कोई बच्चा मेहनत यहाँ नहीं दिखा पाता है और मेहनत अगर नहीं दिखा सकते हो तो मेरी क्लास प्लीज़ जॉइन ना करें। सर हमारे बैच का मतलब नहीं था, आप बता रहे थे कि पॉलिटी पढ़ना है जिसमें सिर्फ़ आप कंप्लीट पढ़ाओगे वो। अब मैंने आपको एक बात बोल दी, एमकेएस लाइव रेफरल कोड है, ठीक है? 24 महीने के लिए जब आना आना, उसी के बाद से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी और जितना आप लेट कर रहे हो, आपकी पढ़ाई उतनी क्या हो रही है, लेट हो रही है और मेरे पास कोई अभी कोई जवाब नहीं है आपके लिए, ठीक है? चलो भैया, कोर प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। हमें अगर सरकार का जो स्ट्रक्चर है उसको हमें रिफॉर्म करना है जिसकी हम पिछले 20 सालों से बात कर रहे हैं, तो एआरसी क्या कहता है हमें कहाँ-कहाँ पे काम करना चाहिए। द यूनियन गवर्नमेंट शुड प्राइमरली फोकस ऑन द फॉलोइंग कोर एरिया। सरकार को इन मेन कोर एरिया पे क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल सिक्योरिटी, जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। समझ में आया? यानी कि हमें रक्षा पे, हमें जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे, हमें जो है राष्ट्रीय सुरक्षा पे, हमें न्याय पे और रूल ऑफ लॉ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे हमें ध्यान देना पड़ेगा ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू एक्सेस टू गुड क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ टू एवरी सिटीजन। दूसरे नंबर पे हमें किस पे ध्यान देना है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना है कि प्रत्येक नागरिक को क्या मिले, शिक्षा मिले, प्रत्येक नागरिक को क्या मिले, एक अच्छी स्वास्थ्य की फैसिलिटी मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ सुटेबल नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है, ठीक है? और हमें सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका हमें उतना ही दोहन करना है जितना हमें क्या है, आवश्यक है और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करना है, उसको छोड़ना है। इसको क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। समझ में आया? प्योर हिंदी में मैंने आपको ये पूरी ट्रांसलेट करके दे दी। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आप चाहो तो जो मैंने बोला है आप उसके नोट्स बना सकते हो और नहीं चाहो तो आप कहते रह जाओ कि भैया इनके नोट्स हिंदी में नहीं मिलते, नहीं मिलते, नहीं मिलते। उससे क्या होगा, आप ही का नुकसान होगा। तो समझदार बच्चा जो कंपटीशन करने आ रहा है तो वो फाइट भी करना क्या है, जानता है। ठीक है ना? हम आपसे 1.5 लाख 2 लाख रुपए कोचिंग के नहीं ले रहे हैं। हम मात्र आपसे 6,000 या 7,000 रुपए ले रहे हैं, वो भी 24 महीने के और उसमें भी प्रीलिम्स पूरा पढ़ा रहे हैं, पूरा मेंस पढ़ा रहे हैं, इंटरव्यू पढ़ा रहे हैं और एक नहीं 2-2 बार पढ़ा रहे हैं। ठीक है? तो इतना तो आपका थोड़ा फाइट बनता है कि अगर कोई हिंदी में बोल रहा है, तो आप हिंदी मीडियम वाले तभी नोट्स बना लें। आप तो ऐसे बर्ताव करते हो जैसे 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हो कि हमें सर पूरे हिंदी में ही नोट्स चाहिए।
तो हिंदी में मैं नोट्स तो बना नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, हिंदी में नोट्स पढ़ने के लिए कहीं और जाके बैठोगे और वो आपको क्वालिटी मिल नहीं पाएगी, और कुल मिला के क्या होगा, अपने का आपका ही क्या होगा, साल खराब होगा। समझ में आया? तो समझदारी किस में है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो आप हिंदी के नोट्स बना लो, लड़ाई खत्म। हो रही नहीं हो रही लड़ाई खत्म? नहीं तो आप इन सब चीजों और दूर में जो है आप ही का ही नुकसान होगा। आप खुद सोचो कि कितनी किताबें केवल इंग्लिश मीडियम में आती हैं, उसके बाद भी हिंदी मीडियम वाले या हिंदी के जो प्रोफेसर भी होते हैं यूनिवर्सिटी में, उन किताबों को मंगा के उनकी ट्रांसलेट कर करके क्या करते हैं, उन चीजों को समझते हैं। अगर वो प्रोफेसर या वो बच्चे जो ऐसे करते हैं, अगर ये कहना छोड़ दें कि जब तक ये हिंदी में नहीं छपेगी तब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तो क्या भारत में शिक्षा तंत्र चल पाएगा? आप खुद सोचो, कभी शिक्षा तंत्र चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। समझ में आया? और हिंदी मीडियम का बच्चा सबसे ज्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए। मैं तो वो भी नहीं कह रहा कि मेरे नोट्स को कन्वर्ट करो, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं नोट्स को, उसी समय आप बना लो नोट्स। नहीं तो क्लास में समझो, जब क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन सुनो, कान में हेडफोन लगाओ, जो जो मैंने हिंदी में बोला सब फटाफट उतारते जाओ, आपके नोट्स बन गए। लेकिन आपको क्या चाहिए कि नहीं, हमें पीडीएफ ही चाहिए हिंदी में, जिससे हम क्या करें, मेहनत ना करें, केवल डाउनलोड कर लें और उसे संभाल के अपने पास रख लें। उससे सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि हिंदी मीडियम वालों का जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो कन्वर्ट भी करेंगे, एक बार खुद से भी कन्वर्ट करेंगे, तो आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, जहन में उतर जाएंगी। इस चीज को आप समझो, समझ में? इस चीज को मत देखो कि यहाँ पे हिंदी में नहीं मिल रहा है। सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल जस्टिस, उसके बाद हमें जो है सामाजिक सुरक्षा पे काम करना है और सामाजिक न्याय पे काम करना है। प्योर हिंदी मीडियम में बोल दिया। अब आप इसको पॉइंट नहीं बना के लिख सकते हो कि एआरसी की रिपोर्ट 2 के अनुसार अगर भारत सरकार को अपने अंदर रिफॉर्म करने हैं तो उसको सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय पे काम करना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग, राष्ट्रीय स्तर पे जो है हमें आर्थिक क्या पढ़ना पड़ेगा, नियोजन करना पड़ेगा। ठीक है ना? नेशनल पॉलिसी इन रेस्पेक्ट ऑफ द अदर सेक्टर, और हमें एक राष्ट्रीय क्या बनानी पड़ेगी, क्या कहते हैं, पॉलिसी बनानी पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पे। जैसे कि हमने एग्रीकल्चर पे बना सकते हैं, जैसे कि हम सिविल एविएशन पे बना सकते हैं, जैसे कि हम आपका पेट्रोल पे बना सकते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी पे बना सकते हैं, जैसे कि हम बैंकिंग इंस्टीट्यूट पे बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके की हमें क्या करनी पड़ेंगी, प्रणालियां बनानी पड़ेंगी। अब ये कहां पे आएगा इंपॉर्टेंट, पेपर नंबर 4 में एथिक्स है, वहां पे आप सीधे के सीधे इस चीजों को लपेट सकते हो। समझ में आया? जो आप पढ़ा रहे हैं स्क्रीनशॉट लेकर गूगल करके लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मेहनत करेगा आदमी तो उसको फल मिलेगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो सोचेगा पका पकाई चीज मिल जाए, तो पकी पकाई चीज जो हमेशा नुकसान करती है। अब हम देखते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडेरिटी शुड बी फॉलो टू डिसेंट्रलाइज फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। और सरकार को क्या करना चाहिए, एक शब्द होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडेरिटी, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। इसका मतलब होता है लोकल लेवल पे, ध्यान से सुनना, लोकल लेवल पे गवर्नेंस करना। यानी कि आप एक तरीके से जो डिसेंट्रलाइजेशन करते हो ना, उसी के लिए एक नई टर्म आपको आज सीख लो, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडेरिटी। यानी कि आपके ग्राम स्तर पे ऐसे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जो क्या करें, उस चीज का क्रियान्वयन करें। यानी कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन भी तो यही करते हैं, से यस और नो? तो यानी कि क्या है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को और ज्यादा जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि लोकल लेवल पे जो सॉल्यूशन आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो ना ही केंद्र सरकार प्रोवाइड कर सकती है, ना ही वो राज्य सरकार प्रोवाइड कर सकती है। समझ में आया? लोकल गवर्नमेंट को, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को, म्युनिसिपैलिटी को, इनको हमें मजबूत करना चाहिए। जबकि क्या है, 73rd अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, 3 टियर स्ट्रक्चर तो आ गया, लेकिन आज तक इनकी मजबूती पे काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आप इनके वॉलेंट्री सब्जेक्ट देखोगे और कंपलसरी सब्जेक्ट देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि कंपलसरी सब्जेक्ट में क्या है, वो चीज है जिनका यूज ही नहीं है, और जो असली चीज है वो किस में डाल रखी है, वॉलेंट्री सब्जेक्ट में डाल रखी, नहीं डाल रखी। मैंने वही लक्ष्मीकांत में आपको दिखाया था, नहीं दिखाया था पढ़ाते समय, से यस और नो? तो वो चीज यहां पे लिखोगे कि जब तक हम पंचायत राज प्रणाली को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक भैया देश का विकास नहीं हो सकता। क्लियर? प्योर हिंदी में बोल के बता दिया मैंने आपको। अब देखो अगला क्या है, सब्जेक्ट विच आर क्लोजली रिलेटेड टू इंटर रिलेटेड शुड बी डेल्ट विद टुगेदर। ऐसे विषय जिसमें दो या दो से राज्यों का क्या है, इंटरेस्ट है, जैसे कि रिवर वाटर हो गया, हो गया या नहीं हो गया,
तो उन मैटर को जो है मिलके हमें सॉल्व करना चाहिए। कुछ ट्रेड इशू होते हैं, कुछ बाउंड्री में क्या होता है डिस्प्यूट होते हैं चेक पोस्ट के, उनको भी आप क्या कर सकते हो, आपस में मिलके क्या कर सकते हो, समझौता कर सकते हो। सेपरेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग फंक्शन फ्रॉम एग्जीक्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज हमारी, किसके लिए, देश के लिए। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो पॉलिसी निर्माण कर रहे हैं और जो पॉलिसी का एग्जीक्यूशन कराने हैं, दोनों जने अलग अलग होने चाहिए। लेकिन भारत में क्या होता है, आप देखो, जो आपके एमपीज चुन के आते हैं, वही एमपीज में से किसी एक एमपी की सरकार होती है, ठीक है, किसी एक पार्टी की, तो उसी के एमपी क्या बनते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, वही कैबिनेट भी बनते हैं, और वही क्या करते हैं, आपका एग्जीक्यूशन भी करते हैं। यानी कि क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है वो ऑलरेडी पार्लियामेंट का पार्ट भी है, ठीक है, तो वो कानून बनाने का भी काम कर रहे हैं, कानून को इंप्लीमेंट कराने का भी काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे पिछले 30 साल से बात कर रहा है कि ये दोनों काम अलग अलग होने चाहिए। यानी कि जो कानून बनाने वाले हैं एमपी लोग, समझ में आए, और स्टेट में जो एमएलए लोग हैं, उनको केवल क्या किया जाए, कानून बनाने का काम दिया जाए, उसको एग्जीक्यूशन का काम ना दिया जाए, एग्जीक्यूशन का काम किसी और एजेंसी को दिया जाए। लेकिन भारत में अभी तक ये मॉडल आया नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जो कानून बना रहा है अगर उसी को एग्जीक्यूशन की पावर दे दी तो सबसे ज्यादा घपला वहीं पे होता है। क्यों? क्योंकि नेताओं को पता है कि जो पॉलिसी हम बनाएंगे एग्जीक्यूट भी हम करेंगे तो पैसा भी हम खाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर? अब इस चीज को और डिटेल में समझते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आई तो समझते हैं। कोई भी कानून बनाने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, पहले संसद में डिटेल में चर्चा करनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है, ठीक है, और फिर हम पक्ष और विपक्ष की सुननी पड़ती है। पक्ष और विपक्ष की सुनते हो तो फिर भैया वो चीजें आप क्या करते हो, बिल में ऐड करते हो, या जरूरी नहीं आप ऐड मत करो, ठीक है। चर्चा के बाद क्या होता है, वो क्या होता है, सदन में वोट पे जाता है, राज्यसभा में और लोकसभा में। आज जब वो पास हो जाता है तो भैया वो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन कर देते हैं तो एक्ट बन जाता है। समझ में आया? क्लियर? तो ये जो काम है चर्चा वर्चा का, पक्ष विपक्ष का, ये एमपी अपने लोकल एरिया और जो जो लोगों ने उसे वोट दिए हैं उनके एस्पायरेशन के अनुसार अच्छी तरीके से जानता है वो, कि मेरे लोगों की क्या चाहत है कि नहीं है। तो यहां पे वो डिस्कशन करने में क्या है, सक्षम है। अब जो है पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराना, ये बच्चों डिपेंड करता है मैनेजरियल स्किल पे। इनमें से कितने सारे लोग होंगे जिनके अंदर मैनेजरियल स्किल होगी, आप खुद बताओ। वो बात अलग है कि हमें मंत्री भी ऐसे मिल जाते हैं आईआईटी और आईएम के, कि जो क्या करते हैं, काम करते हैं। समझ में आया? देखो, करप्शन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि करप्शन करना, ठीक है, करप्शन करते हुए कोई अगर हमें मंत्री पकड़ा गया तो हम समझ जाते हैं कि उसने अपना कार्यकाल बेकार कर दिया। यही तो बोलते हैं कि उसने संबंधित मंत्रालय की वाट लगा दी। अब एक दूसरा मंत्री है जिसपे करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर उसने कोई काम भी नहीं करा तो वो भी मेरी नजरों में उतना ही कल्प्रिट है जिसने करप्शन किया है। यानी क्या करा उसने, करप्शन नहीं करा, लेकिन 5 साल वो सीट तो बर्बाद करी। से यस और नो? और ऐसे एक नहीं अनेक मंत्री है जो अपने आप को क्या करते हैं, साफ सुथरा दिखाने की छवि करते हैं, तो लेकिन कुछ नया काम भी तो नहीं करते भैया। अब उनके नाम लूंगा तो भैया दिक्कत हो जाएगी। समझ में? ऐसे हर जगह हर प्रदेश में, आप अपने प्रदेश में झांक लो, किसी बिहार में झांक लो, अपनी एकदम स्वच्छ छवि लगाएंगे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट लेके बैठे हुए, लेकिन कुछ काम भी तो नहीं कर रहे हैं। 5 साल आप वेस्ट कर दिया आपने, 5 साल विकास को कितना पीछे ले गए। बोलते हैं कि हमने करप्शन नहीं करा। करप्शन, अरे करप्शन नहीं करा तो कुछ नया काम भी तो नहीं करा। अभी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है, उसमें सबकी किया कर्म सामने आ जाता है कि भैया इन्होंने अपने जो है निधि तक के पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं ये लोग, ये क्या पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराएंगे। भैया आप खुद सोचो, एमएलए की अपनी निधि होती है, एमपी की अपनी निधि होती है, कितने लोग अपनी निधि का पूरा पैसा खर्च कर पाते हैं? नहीं कर पाते। अब बड़ी बड़ी पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराने का जिम्मा ले रखा है। भाई जब आपने अपने 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पा रहे हो अपने एरिया में, क्या 5 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाते? आप में से किसी को दे दो, आप जो है 5 करोड़ से ज्यादा खर्च करने की क्षमता रखते हो, रखते हो नहीं रखते हो? लेकिन ध्यान जो है, मैनेजरियल स्किल भी तो होना चाहिए कि कहां पे करना है कहां पे नहीं करना है।
समझ में आया? अभी मैं आपको जो है मलेशिया का मॉडल दिखाऊंगा, आज की क्लास में जापान का मॉडल दिखाऊंगा, आपको तंजानिया तक का मॉडल दिखाऊंगा, जहां पे क्या है, एग्जीक्यूशन एक सेपरेट एजेंसी से हो रहा है, और वो एजेंसी हर मिनिस्ट्री की क्या कर रही है, आपकी ऑडिट कर रही है। भारत में किस मिनिस्ट्री का ऑडिट होता है मुझे बताओ? कोई ऐसी संस्थान है जो सारी मिनिस्ट्री का ऑडिट करे कि आपने 5 साल के कार्यकाल में क्या किया क्या नहीं किया? नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? आप विकास विकास की इतनी बात करते हो, आप विकास की बात में ये भी तो कर सकते हो कि एक हम नया जो है सिस्टम लेके आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कि जितनी भी मिनिस्ट्री है सबके ऊपर एक ऑडिट एजेंसी होगी, वो इंडिपेंडेंट काम करेगी, और वो लोगों को जा जाके बताएगी कि भैया इस मंत्रालय में 5 साल में इतना काम हुआ है, इतना काम नहीं हुआ है। कोई इसकी बात क्यों नहीं करता? इस चीज को समझो। ये पहले से एआरसी में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी नहीं है। इसलिए आप जब एआरसी जो पढ़ोगे, तो एआरसी की चीजों को जब अपनी कॉपी में लिखोगे तो अवेयरनेस फैलेगी, अवेयरनेस फैलेगी तो एक दिन देश भी बदलेगा। समझ में आया? तो अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करो कि जिस दिन आप एसडीएम डीएम बनोगे तो उस दिन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कमियां हैं। कम से कम आप इन लोगों की गिरफ्त में जाओगे तो नहीं, ज्यादा आपका ट्रांसफर ही तो कर सकता है, आपको हटा नहीं सकता है। और एक आप आईएएस अधिकारी अगर अपने उस पर आ गया, या उस आईएएस अधिकारी के संग 10-20 आईएएस अधिकारी लॉबी बना के आ गए, तो सरकार भी कुछ नहीं करती। दिक्कत ये होती है वो बेचारा अकेला पड़ जाता है। समझ में आया? और उसको उसी के लोग साथ नहीं देते, क्यों? क्योंकि उसके साथ वाले क्या है, करप्ट है, सबकी पोल खुल जाएगी। तो वो आईएएस अधिकारी या वो एसडीएम बेचारा अकेला पड़ जाता है, इधर से उधर उसका ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन अगर हम जागरूक होंगे तो कब तक वो अकेले पड़ेंगे यार? इस चीज को समझो, पढ़ाई करते समय भी सीरियस उसमें पढ़ाई करो। क्लियर? कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन। कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज का इंप्लीमेंटेशन होना है तो उसमें कोऑर्डिनेशन जरूर बहुत जरूरी है। आप देखते हो बहुत सारी स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट नहीं कर रही, तो वो बेकार हो गई नहीं हो गई? से यस और नो? यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेट करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट छोड़ो, 2 जिले के बीच में भारत में कोऑर्डिनेशन की समस्या आ जाती है। जिले के अंदर, थाने के अंदर कोऑर्डिनेशन की समस्या आ जाती है कि भैया ये मेरे थाने का क्षेत्र नहीं है। समझ में आया? ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत जगह आपने देखा होगा, फ्लैटर स्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ लेवल एंड इंकरेजिंग टीम वर्क। ज्यादा भीड़ बढ़ाने से फायदा नहीं है। समझ में आया? गुड गवर्नेंस के नाम पे क्या करो आप, अपनी जो है मंत्रिमंडल को छोटे से छोटा करो, जितने भी फालतू के टीयर बना रखे हैं उनको खत्म करो। समझ में आया? आप दुनिया भर के लोगों को इंडिपेंडेंट, वो छोड़ो, राजमंत्री बना देते हो किसी कार्यकर्ता को, जो कभी क्या कहते हैं एमएलए बना ही नहीं, आपने देखा होगा, राज्य मंत्री बना देने, दर्जा राज्य मंत्री। अबे दर्जा राज्य मंत्री क्या है जरा बताना, क्या है ये आप अपनी गुड गवर्नेंस दिखा रहे हो? ये गुड गवर्नेंस नहीं है। अब ये मत सोचना कि सर ये तो अच्छी बात है, कम से कम दर्जा राज्य मंत्री का लोकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो अपना काम करेगा। कोई काम नहीं करेगा। दर्जा राज्य मंत्री का मतलब ही क्या होता है कि अगर कोई कम खा रहा है तो अब मैं भी खाऊंगा, आगे वहां पे मैं भी जाऊंगा। समझ रहे आ रहे हो? अगर भैया दर्जा राज्य मंत्री आपको बनाना है तो एमएलए की सीट से लड़ाओ ना उसको, नहीं तो उसे एमएलसी बना लो, वहां से लेके आओ। समझ में आ रहा है? तो हर चीज अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं होंगी तो आप उस जगह सोचोगे ही नहीं। देने वाला भी पार्टी को जो है उतना जो है दान नहीं करेगा। उसको पता है कि मेरे को जो है दुनिया भर के करप्शन के पैसे छुपाने हैं, और उसके बदले मुझे पार्टी क्या करेगी, दर्जा राज्य मंत्री बना देगी। वेल डिफाइंड अकाउंटेबिलिटी। हमारे यहाँ जितनी भी लेयर हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे मंत्री हो, हर किसी को अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि भारत में जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर, इसकी टोपी इसके ऊपर। और ज्यादा दिक्कत आ गई तो क्या, फेमस डायलॉग है हमारी ब्यूरोक्रेसी का, क्या, जांच बैठा दी गई है, इंक्वायरी चल रही है, कमेटी जो निर्देश देगी उसी के आधार पर हम काम करेंगे। घटनास्थल पे जा गए, घटनास्थल पे जो है आपके मीडिया वालों ने घेर लिया कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ये जांच का विषय। अरे वो जांच का मतलब क्या है ये तो बताओ, उस जांच के विषय का मतलब क्या है? ज्यादा प्रेशर पड़ा तो 2-3 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया 15 दिन के लिए, फिर वो आ गए, बहाल हो गए। और ज्यादा प्रेशर पड़ा तो उनका ट्रांसफर कर दिया। ये है इनके जांच का विषय।
जांच के विषय में ये नहीं आएगा कि पर्टिकुलर चीज क्यों हुई, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, फिर उसे पब्लिक डोमेन में रखो कि भैया यहाँ पे इसलिए दंगा प्रसाद हुआ क्योंकि उसमें ये कमी पाई गई, प्रशासन की कमी पाई गई, पुलिस की कमी पाई गई, लेकिन इनको दिखाते ही नहीं है। अगर उनको दिखाएं और लोगों को अखबार में छापे कि लोगों को दिखाएं कि यार इन इन गलतियों के कारण क्या हुआ, तो पढ़ने वाला भी क्या करेगा, उन गलतियों से सीखेगा। अगर आपके मोहल्ले में भी कोई रूमर फैल रहा होगा तो लोग उन बातों में नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा ही करते हैं, नहीं करते। आप किसी मंत्री के खिलाफ बोल दो, कल कल ही आपको उठा के ले जाएंगे कि भैया आपने क्या करा, क्या करा, राइट टू स्पीच का वायलेशन किया है। समझ में आया? भाई आप जो भी कर रहे हो, जो भी केस से आउट फंडिंग आई है, तुम उसको पब्लिक डोमेन में रखो ना, रखने के लिए तैयार नहीं है। संबंधित अधिकारी आए कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरी थोड़े क्या है, क्या कहते हैं, यहां से ध्यान हट गया और एक केस हो गया, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो जिम्मेदारी लेना क्या है, बहुत ही क्या है, जरूरी चीज है। ठीक है, तो आप जब बड़ी बड़ी पोस्ट में जाओगे तो अपने सबऑर्डिनेट और अपनी खुद जिम्मेदारी लेने की क्या करना, कोशिश करना। समझ में आया? एप्रोप्रिएट डेलीगेशन, ये माना जाता है कि अगर सारी चीजें केंद्र सरकार करने लग जाएं तो सारे काम बहुत देर से होते हैं। अगर आप डेलीगेट करो, डेलीगेट का मतलब कि भैया केंद्र सरकार ने कुछ फंक्शन राज्य सरकार को कर दिए, राज्य सरकार ने कुछ फंक्शन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को कर दिए, तो सारे काम टाइम पे हो सकते हैं। अब आप देखो, मैं भी सारी चीजें एक साथ नहीं करा सकता। द हिंदू हमारा अटका पड़ा है कि नहीं पड़ा है? द हिंदू न्यूज़पेपर की हमारी एक ही क्लास हुई है कि नहीं हुई है? और अगर वो ही कोई डेलीगेट कर दूं मैं किसी को, तो वो द हिंदू की भी होने लग जाए। से यस और नो? क्लियर? तो ऐसी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार भी सारे काम नहीं कर सकती बैठे बैठे, पूरे देश का विकास नहीं हो सकता। इसके लिए राज्यों को भी आगे आना होगा, यहाँ पे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को भी आगे होना पड़ेगा, और राज्य को बिना किसी ईगो के, जो पावर है, कुछ पावर किसको देनी पड़ेगी, राज्य सरकारों को देनी पड़ेगी, और राज्य सरकारों को बिना ईगो के पावर किसको देनी पड़ेगी, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को देनी पड़ेगी, तब जाके काम होगा। डेलीगेशन समझते हो ना हर कोई बच्चे? A typical characteristic of the government organization is tended to centralize power। ये बहुत ही टिपिकल यानी बहुत ही पुराना तरीका है कि सारी चीजें केंद्रीकृत कर लो, कि हम राजा बन गए, राजा कोई नहीं है। एंड अवॉइड डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, और अपने सबऑर्डिनेटर को कोई काम करने की दो ही मत। आप बन गए एसडीएम, कोई नया रिक्रूट होके आया आपके अंदर, आपको पता है 2 साल के प्रोबेशन में, अब आप 2 साल तक उसको कोई काम ही नहीं दे रहे, उसको डेलीगेट ही नहीं कर रहे, वो बेचारा और पागल होकर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इससे अच्छा उसको नोडल अधिकारी बनाओ, उसको काम दो, उसको एरिया बांटो, तो वो सीखेगा भी और आपका काम भी तो हल्का होगा। होगा कि नहीं होगा? आप और भी जगह कहीं सोच सकते हो, सोच सकते नहीं सोच सकते, तो ऐसा करना चाहिए। However, this lead to the delay, inefficiency and demoralization of the subordinate staff। और अगर आप डेलीगेशन नहीं कर रहे हो तो अननेसेसरी डिले होगा, क्योंकि एक ही आदमी सारा काम नहीं कर सकता है, इनएफिशिएंसी आएगी और डीमोरलाइजेशन होगा किसका, सबऑर्डिनेट स्टाफ का। यानी स्टाफ क्या समझेगा, यार मेरा कोई महत्व ही नहीं है, मैं इतनी मुश्किल से सरकारी नौकरी में आया, मुझे कुछ जिम्मेदारी मिल ही नहीं रही है, मैं केवल कुर्सी पे बैठता हूँ, 4 बजे का इंतजार करता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ। और फिर ऐसे ही वो धीरे धीरे क्या बनता रहेगा, आलसी बनता रहेगा। और फिर जिस दिन वो बॉस बनेगा, उसका जो जूनियर आएगा फिर वो भी वैसा ही करेगा कि भैया मेरे बॉस ने 2 साल तक मुझे कुछ डेलीगेट नहीं किया, तो मैं तुझे क्यों करूं। क्या मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इस साइकिल को तोड़ने वाला कोई एक इंसान चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ द सब्सिडेरिटी शुड बी फॉलोड। और प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडेरिटी का मतलब क्या होता है कि लोकल लेवल पे गवर्नेंस का अधिकार देना, उसको हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए। मैक्स वेबर ने भी तो यही कहा था कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाना है तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बिल्कुल सही बात। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं? ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये आप पेपर नंबर 2 गवर्नेंस में भी लिख सकते हो, पेपर नंबर 4 एथिक्स में भी लिख सकते हो, और ऐसे में भी लिख सकते हो। और इंटरव्यू में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो भैया आप शासन प्रशासन का एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो आप ये सब अपनी सजेशन बोल सकते हो चालाकी से। ठीक है ना? कौटिल्य ने क्या बोला था? कौटिल्य ने बोला था एक अच्छा राजा कौन है? कौटिल्य ने बोला था कि एक अच्छा राजा वो है, इन हिज हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज हिज हैप्पीनेस, जिसकी खुशियां प्रजा की खुशियों में है। अगर प्रजा खुश है
तो वो राजा भी खुश है। इन देयर वेलफेयर हिज वेलफेयर, उनके कल्याण में राजा का कल्याण निहित है। वट एवर प्लीज हिमसेल्फ ही शैल नॉट कंसीडर एज गुड, बट वट एवर प्लीज हिज सब्जेक्ट शैल कंसीडर एज गुड। जो चीज उसको खुश कर रही है उससे वो खुश नहीं होता है, बल्कि जो चीज उसकी जनता को खुश कर रही है उससे उसे हमेशा खुश रहना चाहिए। तो कौटिल्य से भी आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। करते हो नहीं करते? आपने ऑलरेडी ये कोट गुड गवर्नेंस में लिखवाई है, बिल्कुल सही बात है, अब दोबारा बता दे रहे हैं। समझ में आया? तो कुछ ही की टर्म का खेल है बच्चों, लेकिन उस की टर्म आपकी आंखों से जानी चाहिए, और जाएंगी तब जब आप स्टैंडर्ड चीजें पढ़ोगे। ये एआरसी इतनी स्टैंडर्ड चीजें आपको पता नहीं चल रहा है, आप केवल इसे हिंदी और इंग्लिश माध्यम में तोल रहे हो। ठीक है, जब आपके एआरसी के नोट्स बन जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने जो है कितनी अच्छी चीज पढ़ी। और पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी कोचिंग जो है एआरसी को इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाती जितनी डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं। बच्चों हमारी कौन सी क्लास है एआरसी की? कौन सी क्लास है ये? 12-13 क्लास तो हो गई होंगी कि कौन सी क्लास है एआरसी की? हमारी ठीक ठाक क्लास हो गई है, और अभी भी क्या है एआरसी में बहुत कुछ बाकी है। ठीक है ना, 16वीं क्लास है, सोचो 16 क्लास में कौन करा रहा है एआरसी आपको, और वही फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास में लगा रखी है। तो इससे आप सीखना चाहो तो बहुत कुछ चीजें सीख सकते हो। मलेशिया का मॉडल देख लेते हैं कि क्या है। इन मलेशिया द इकोनॉमिक प्लानिंग यूनिट ऑफ पीएम ऑफिस, कौन सी यूनिट बच्चों? इकोनॉमिक प्लानिंग यूनिट ऑफ पीएम ऑफिस अंडरटेक पॉलिसी एनालिसिस। ये लोग जो है पॉलिसी को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। इट इवेलुएट्स द इंपैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ऑन द इकोनॉमी। और वो इवेल्युएट करते हैं, क्या करते हैं इवेल्युएट? कि इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी का क्या इंपैक्ट होगा क्वालिटी पे और इकोनॉमी पे। पॉलिसी एनालिसिस एंड रिसर्च यूनिट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन ऑल द मिनिस्ट्री इन तंजानिया। तंजानिया जैसे भारत से तो थोड़ा कमजोरी है तंजानिया, वहां पे भी पॉलिसी एनालिसिस और रिसर्च यूनिट बनी हुई है। अब ये मत बोलना कि सर हाँ हमने नीति आयोग तो बनाया है। तो नीति आयोग जो है प्रोग्राम भी बना रहा है, उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। या तो नीति आयोग केवल इम्प्लीमेंट वाला होता, या तो नीति आयोग केवल क्या होता? उनको एनालाइज करने वाला होता। तो नीति आयोग के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्या है? प्रेशर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? से यस और नो? ठीक है, तो इन मलेशिया द इकोनॉमिक प्लानिंग यूनिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये क्या करती है? पॉलिसी को एनालाइज करती है। और तंजानिया ने भी पॉलिसी को एनालाइसिस और रिसर्च यूनिट कर रखी है, जिसका भारत में क्या अभी भी अभाव है कि नहीं अभाव? जापान की सुन लेते हैं, जापान क्या करता है। ये छोटे छोटे बुलेट पॉइंट जो है ऐसा वेपन है ना आपकी कॉपी के लिए, मजा आ जाएगा। जापान हैज सेट अप द स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म फॉर द केयरफुल पॉलिसी इवोल्यूशन। द आइडिया इज टू एवोल्यूट द पॉलिसी, the idea is to evaluate policy carefully when it is first proposed, and also evaluate periodically the relevance and cost and the benefit of the policy in force. Although the policy review is the responsibility of the each ministry, Japan has experimental with interdisciplinary agency specialized in the policy evaluation to do this on a continuing basis, and the coach the ministry in the sophisticated policy analysis। यानी कि हर मिनिस्ट्री भी एनालिसिस करती है, लेकिन उस मिनिस्ट्री के ऊपर एक क्या बना रखी है? एक एजेंसी बना रखी है जो स्पेशली क्या करती है? उनकी पॉलिसी एनालाइज करती है। समझ में आया? और उनको इवन डायरेक्शन भी देती है कि भाई पॉलिसी कैसे एनालाइज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, क्लियर? ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। आप खुद बताना ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्लियर? अभी मैं सरकार का ही पक्ष बताऊंगा। और ये है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, और ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे। क्लियर? और एक और मिनिस्ट्री लिख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 3 मिनिस्ट्री समझ में आ गई। अब इस मिनिस्ट्री के जो भी काम कर रही है, इन्होंने इतने सारे काम करे, 3 काम करे।
अपने 5 साल के कार्यकाल में। तो इनको एनालाइज करने के लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाओ, ठीक है, इंडिपेंडेंट एजेंसी जिसका जो है इनके ऊपर कोई बस ना चले, किन के ऊपर, मतलब ये नेता लोग इनसे कुछ ना कर सकें, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। और इस इंडिपेंडेंट कमी जो आपकी एजेंसी बनी है, ठीक है, इसमें जो भी लोग रिक्रूट हो वो शिपिंग सेक्टर से ही हो भैया, तभी तो वो उसकी ज्यादा अच्छी तरह एनालिसिस कर पाएंगे। सही है सर? नो भाई, नेता कोई शिपिंग में एमबीए थोड़ी करा हुआ है, या नेता कोई नॉटिकल साइंस करके थोड़ी आया है। सही है सर? नो, लेकिन इतना बड़ा प्रभार जो है संभाल रहा है, तो उसने क्या टेक्निकल काम किए होंगे, उस टेक्निकल काम के लिए तो एजेंसी वही होगी। जैसे मैं हूं शिपिंग इंडस्ट्री का एक्सपर्ट, आप लोगों को पता ही है, मुझे बैठाओ यहाँ पे, ठीक है, मुझे बैठाओ, मैं जो है इनकी जब एनालिसिस करूंगा तो एक एक बारीकी पॉइंटों से सीखूंगा, बताऊंगा नहीं मैं कि आपने बर्थ बनाई तो इतनी बड़ी बर्थ क्यों नहीं बनाई, ड्राफ्ट इतनी बड़ी क्यों नहीं रखी, ये छोटी छोटी बारीकियां जो है हम जैसे लोग ज्यादा जानेंगे। समझ में आया? क्लियर? और फिर जनता को बताओ कि इसकी 5 साल उन्होंने 3 काम करे, 3 में से 2 काम भी क्या है, वो भी आधे अधूरे और गलत तरीके से करे। समझ में आया? ऐसी एक बनाओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए कौन सबसे अच्छे होंगे? जो भैया मिलिट्री पर्सन है, जो एयरफोर्स वाले हैं, जो नेवी वाले हैं। सी एस और नो, जिन्होंने इस पे काम किया है, उन्हीं अधिकारियों की बनाओ। ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे में कौन है? सिविल इंजीनियर हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? क्लियर? अगर आपको देंगे तो खाएंगे कैसे, ठीक है। और वहां से ये बनाओ, अब ये क्या करेंगे, इनके ऊपर बैठ के इनको क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। अब आप अगर सोचो कि सर इनकी जरूरत नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि यूपीएससी के थ्रू जितने भी हमारे पास ऑफिसर आ रहे हैं, वो सब यह है जर्नलाइज है। जर्नलाइज का मतलब कोई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई बीटेक से आ रहा है, कोई एग्रीकल्चर से आ रहा है। से यस और नो? और वो सिंपल क्या कर रहे हैं, आईएएस बन के डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद वो ब्लॉक, वो जो मंडल को संभाल रहे हैं, मंडल के बाद सेक्रेटरी बन जा रहे हैं, या फिर इंडिविजुअल क्या है, डिपार्टमेंट के हेड बन जा रहे हैं। क्लियर? यहां पे हमें स्पेशलिस्ट की कमी पड़ रही है। सरकार ने कहा था, नहीं कहा था, याद करो। और उस स्पेशलिस्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, लैटरल एंट्री करेंगे। यूपीएससी वाले बच्चों ने क्या करा, पूरा हंगामा कर दिया, ठीक है, मुखर्जी नगर में, कि लेटरल एंट्री क्या है। तो सरकार ने समझाया कि लेटरल एंट्री का मतलब यह है कि हमारे पास जो विभाग है उनकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हमें उन्हीं का एक्सपर्ट लेना पड़ेगा। यानी कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है और आप टॉप मैनेजमेंट में हो, तो आप जो है आईएएस अधिकारी बन सकते हो लेटरल एंट्री के थ्रू। ऐसा था कि नहीं था? से यस और नो? जो जो सरकार अपने विभागों में लेटरल एंट्री करा रही है कि हमें स्पेसिफिक की जरूरत है, तो प्यारे नेताओं जी, आपके ऊपर भी तो एक स्पेसिफिक की जरूरत है। से यस और नो? अपना नहीं बता रहे हो, ब्यूरोक्रेसी में लगवा रहे हो। अपने ऊपर किसको लगाओगे? बैठाओ मेरे को शिपिंग में। समझ में आया? जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से कम इतना तो बता दूंगा कि आपने जो काम करा वो सही करा कि नहीं करा। क्या मेरी बात समझ में आया? सिविल इंजीनियर ये तो बता देगा एक ईमानदार कि भैया आपने रोड बनाई तो उसकी क्वालिटी कैसी थी, कैसी नहीं थी। एक डिफेंस वाला एक बार सही तो बता देगा कि आपने जो विमान खरीदे वो कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं। सही है सर? नो? तो भैया अगर आप लेटरल एंट्री करा ले सकते हो, तो एक जो है स्पेसिफिक की एंट्री ऐसी भी कराओ जो सब मंत्रालय को देखे। तो ये कौन करेगा? कौन करेगा? तो भैया मैं तो प्रधानमंत्री बनने से रहा नहीं, आप में से कोई कभी प्रधानमंत्री बन जाए तो ये कर, लोकपाल भी नहीं कर पाएगा यार, ना कैग कर पाएगा। कैग क्या करता है? ऑडिट। ऑडिट क्या करता है? वो पैसे को ऑडिट करता है। समझ में आया? वो क्या देखेगा? क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट मैच करके आपको सर्टिफिकेट दे देगा। समझ में आया? लोकपाल क्या देखेगा कि करप्शन हुआ कि नहीं हुआ। यहां करप्शन की बात नहीं है, यहां पे है कि जो आपने काम करा वो कितने क्वालिटी का था। क्या मेरी बात समझ में आया? ये वाला ऑडिट नहीं है, ये वाला ऑडिट है कि आपने जो काम किया वो कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, और 5 साल में आपने अपना टारगेट पूरा करा कि नहीं करा। क्या मेरी बात समझ में आया? सिविल एविएशन की बात करें तो भैया आपने जो जो एयरपोर्ट थे कितने डेवलप करे। समझ में आया? एयरपोर्ट में किस तरीके की आपने नई नई चीजें खरीदी, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी करी। आईटी वाले को पूछो कौन कौन से आपने डेटा लोकलाइजेशन सेंटर बनाए, कितने बड़े बड़े डेटा सर्वर बनाए। 5G पूरे इंडिया में आया कि नहीं आया? पहाड़ों में 5G क्यों नहीं आया? कौन पूछेगा भैया? क्या ये वोट देते समय ही पूछोगे?
सोचो अगर ऐसा होने लग जाए तो कितना बढ़िया हो जाए कि नहीं हो जाए? क्या मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये लोकपाल की बस की बात नहीं है, ये कैग की भी बस की बात नहीं है, ये उन्हीं के एक्सपर्ट की बस की बात है जो इनके ऊपर बैठने चाहिए, हर मिनिस्ट्री के ऊपर। भाई जापान ने अपने ऊपर बैठा रखा है, मलेशिया ने बैठा रखा है, तंजानिया ने बैठा रखा है, तो आप भी बैठा के देख लो एक बार, ठीक है ना? और आपको कुछ नहीं करना है। क्या भारत में एक्सपर्ट नहीं है? भारत में हर विषय के एक्सपर्ट हैं। इतने सारे बीएससी होते हैं, इतने सारे बीटेक होते हैं, जितनी मिनिस्ट्री नहीं उससे ज्यादा जो है टेक्निकल चीजें हमारे पास है कि नहीं है? से यस और नो? उन चीजों को आप आगे बढ़ाइए, बढ़ाइए कि नहीं बढ़ाइए? क्लियर? तो मिनिस्ट्री को ऑडिट करने के लिए भी कोई कोई ना कोई होना चाहिए, तब हमारा कल्याण हो सकता है। इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम में, द परफॉर्मेंस एंड इवोल्यूशन यूनिट हैज बीन सेट अप इन द गवर्नमेंट टू टैकल द एरियाज सेलेक्टेड बाय द पीएम। यहां पे क्या, पीएम के अंडर में जो है परफॉर्मेंस एंड इवोल्यूशन यूनिट क्या होती है, बनाई जाती है। जिन जिन मंत्रालय में प्रेसिडेंट चाहेगा, सॉरी पीएम चाहेगा, where policy spread across a number of departments and where delivery mechanisms are dividend between different parts of the government. The function of the unit is to assemble team to put together all the fact and options and come up with the proposal for improvement. तो ऐसे ये प्रधानमंत्री के अंडर में काम करते हैं। देखो हमारी सरकार में क्या बोला, हमारी जब सरकार आई तो गुड गवर्नेंस में बोला कि हर मिनिस्ट्री क्या करेंगी, अपना अपना क्या करेंगी, इवैल्यूएशन करके पीएमओ को बताएंगी। तो वो इवैल्यूएशन कर रही हैं। अब ये बताओ कोई मिनिस्ट्री अपना इवैल्यूएशन कभी खराब करेगी? जल्दी बताओ, कोई मिनिस्ट्री अपना इवैल्यूएशन खराब करेगी? वो तो बोलेगी इतना ही मेरे पास सोर्स थे, मैंने इतना काम करके दे दिया प्रधानमंत्री साहब। आपको वो लगता है तो आप मिनिस्ट्री चेंज करवा दो, यही तो हो सकता है। लेकिन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी क्या करेगी, पूरा सही से बताएगी। समझ में आया? तो दोनों चीजों में क्या है, अंतर है। मिनिस्टर काउंटर साइन इजकल टू किंग कैन डू नो रॉन्ग। क्लियर? यूके में यही चलता है। तो ये हो गया भैया हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का छोटा सा मॉडल। तो हमने इसमें बड़ी बड़ी बातें करी हैं, यूके की बात करी है, जापान की बात करी है, मलेशिया की, तंजानिया की। और आपको जो है कॉपी में निश्चित वर्ड मिलते हैं कि आपको इतने के अंदर लिखना है, तो कोई सा भी दो मॉडल चुन लो और लिख लो। मेरी बात मानो, आपके आंसर में एक जान आ जाएगी। और ये जान हमें लेके आनी है अपने 20 के 20 क्वेश्चनों में। 20 क्वेश्चन आते हैं ना पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में। समझ में आया? आपकी रैंक अपना भी लग जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये चीजों का काम हमें अभी से करना पड़ेगा। कल दो बच्चों ने मुझे मैसेज किया अनअकैडमी के ऐप पे कि उन्होंने द बिग पिक्चर के कौन कौन से टॉपिक खत्म कर दिए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मैं उनके नाम भी बताना चाहूंगा कि यार इस तरीके से अगर आपके अंदर डेडिकेशन है कि कोई आपके ऊपर क्या है सुनने वाला है और आप अपनी सुनवाई बता रहे हो, तो क्या है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर? मैं बता रहा हूँ उन दो बच्चों का नाम जिन्होंने मुझे भेजा है। तो आप भी यहाँ पे भी बता सकते हो, वहां पे भी भेज सकते हो। और ये एक अच्छी बात है। हमारे भाई साहब हैं सर्वेश जी। सर्वेश जी ने अपनी रिपोर्ट भेजी है कि बिग पिक्चर में उन्होंने क्या क्या टॉपिक पढ़े। टॉपिक का नाम सुनना, खुद डिसाइड करना कि बिग पिक्चर पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। फाइटिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन पेपर 2 का, इंडिया जापान साइबर सिक्योरिटी पेपर 2 का, बूस्टिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पेपर 3, 5G एंड ब्रॉडबैंड पेपर 3, इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पेपर 3 एंड वुमेन एम्पावरमेंट पेपर नंबर 2। अब बताओ, आप सिलेबस देखो, क्या सिलेबस में नहीं है क्या? भाई ने इतने टॉपिक्स खत्म करे हैं, सर्वेश भाई ने। दूसरा भेजा है आशीष भाई ने। आशीष भाई ने बोला है कि सर मैंने बिग पिक्चर से लास्ट वीक में क्या खत्म करा, इंडिया पाकिस्तान डाउनग्रेड टाइस पेपर नंबर 2, सेनकाकू डियांगू आइसलैंड डिस्प्यूट। सीधे आ सकता नहीं आ सकता कि आइलैंड कहां पे है? ठीक है। फिर है टिकटॉक एंड अदर चाइनीज बैन ऐप बैन, इंडिया जापान कॉपरेशन, इनोवेशन चैलेंज, इज आईटी सेक्टर रेडी, एंड कुवैत एक्सपर्ट विल एंड इंपैक्ट ऑन इंडिया। सोचो कितना ये सीधे क्वेश्चन बनेंगे भैया। समझ में आया? इन्होंने पिछले हफ्ते ही बिग पिक्चर में खत्म करा है। तो बच्चों, आप भी ऐसे कर सकते हो अगर करना चाहो तो। मैं बता रहा हूं, केवल आपकी इच्छा के ऊपर है। मैं सारी चीजें वो करा रहा हूं जिससे आपकी रैंक लगे।
बस ये है कि आप इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते हो। और जो करने वाला होता है वो बोलता कम है, करता ज्यादा है। तो इन ऐसे मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं, आप भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने मुझे बताया, तो मुझे सबके टॉपिक अच्छे लगे, केवल एक टिकटॉक वाला आपको नहीं करना था। तो आशीष भाई ने टिकटॉक एंड अदर चाइनीज बैन ऐप, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी सारे टॉपिक क्या थे, एकदम खतरनाक थे। और धीरे धीरे जब आप पूरे साल खत्म कर दोगे बिग पिक्चर का देख के, तो आपको एक अलग ही नजरिया मिलेगा। जो एक्सपर्ट है ना, वैसा ही कॉपी चेक करने वाले एक्सपर्ट आते हैं। क्लियर? तो रोज एक टॉपिक से ज्यादा कोई नहीं देखेगा, ये मेरी पहली शर्त है। ठीक है, आज नहीं देख पा रहे, कल नहीं देख पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा नहीं देखना है पर डे। और उस बिग पिक्चर को बना के चलते रहो। इधर हमारा क्या चल रहा है, देखो इधर हमारा क्या चल रहा है, ये आपका एआरसी की रिपोर्ट। बिग पिक्चर तो हमारा चलेगा लास्ट तक ही। क्लियर? ऑप्शनल हमारा चल ही रहा है। यूनिट नंबर 1 हमने खत्म कर ही दी है, ऑप्शनल के यूनिट नंबर 2 में आ गए। अभी दुनिया सब सो रही है, पता है ना आपको, दुनिया सब ऑप्शनल में सो रही है। हमने यूनिट नंबर 1 निपटा भी दी है। क्लियर? और अच्छी तरह निपटा दिए। यूनिट नंबर 2 में हमने 3 और 3 6 थिंकर निपटा दिए, निपटा नहीं दिए, हम अपनी चाल से चल रहे हैं। लेकिन बच्चे अभी सो रहे हैं, फिर लास्ट में क्या बोलेंगे बच्चे कि सर कहां कहां हो रहा था, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। अरे चलो हमें एडमिशन लेना है, फिर ले लेंगे एडमिशन 2022 के लिए, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे वो कुछ वो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारा जो है प्रीलिम्स का बैच चल ही रहा है। इंडियन पॉलिटी के लेक्चर सारे खत्म हो गए, अब आपकी ज्योग्राफी लगने वाली है। क्लियर? अब जैसे ये खत्म होगा, ठीक है, तब तक मैं क्या करूंगा, द हिंदू में वहां पे रेगुलर नहीं करवा पा रहा हूं, तो जैसे ये ये एआरसी खत्म होगी, तो मैं हिंदू को यहीं पे लगवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाना क्या है, ज्यादा आसान है मेरे लिए। ऐसा कुछ करूंगा, क्योंकि वहां पे द हिंदू रेगुलर नहीं हो पा रहा है। क्लियर? क्योंकि एक इंसान कितना काम करेगा। क्लियर? क्योंकि क्या है, डेलीगेशन करने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है। मैं खुद चाहता हूं डेलीगेट कर दूं, तो करूं तो किस पे करूं? समझ में आया? ये दिक्कत आ रही है। तो आप जो है क्लास में बने रहिए। आप जो है मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो MKS लाइव रेफरल कोड यूज करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, केवल आप फिर आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप मेरी कितनी बातों को सुनते हो। आपने मेरी 80% बातों को भी सुनकर फॉलो कर लिया, आपकी लाइफ बदल जाएगी। सोनाल जी सर, मैंने भी सोशोलॉजी ऑप्शन चूज किया है, थैंक यू वेरी मच। आप सोशोलॉजी ऑप्शनल के जितने भी आपके लेक्चर छूट गए हैं, उनको आपको रिकॉर्डेड वर्जन देखना है और उनको पूरा करना है। समझ में आया? क्लियर? और रिकॉर्डेड वर्जन में जो भी समस्या आती है, उसको कागज में लिख के और मेरे से तुरंत क्या कर लेना है, पूछ लेना किसी भी लाइव क्लास में आके। और आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, अगर आप जो है लेक्चर नंबर 1 से देखोगी तो। देख लोगी ये। अब ये मत कहना कि सर मेरी यूनिट नंबर 1 छूट गई है तो मेरे को दोबारा से पढ़ाओ, ये बचपना छोड़ो। ठीक है ना? जो छूट गई छूट गई। रिकॉर्डेड वर्जन और लाइव क्लास लगभग लगभग समान है, वहां पे भी मैं बोल रहा हूं। ठीक है ना? अब आगे की क्लास ना छूटे, ये नहीं होना चाहिए। तो आपकी रोज सुबह क्या हैबिट होनी चाहिए, मुकेश कुमार सिंह मेरा नाम है, मेरी प्रोफाइल में जाओगी। ठीक है, क्या क्या करना है मैं बता देता हूं, और बाकी और भी बच्चे ये कर सकते हैं। सिंपल सी चीज है समझने की, ऐप को चलाने की। मुकेश कुमार सिंह मेरा नाम है, मेरी फोटो लगी रहती है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले जाओगे आप स्पेशल क्लास के सेक्शन में। स्पेशल क्लास के सेक्शन को सी ऑल करो रोज सुबह उठ के। जैसे सी ऑल करोगे तो आपको दिख जाएंगे कि आज कोई हमारी स्पेशल क्लास सर ने लगाई तो नहीं है, क्योंकि ये रोज एक रात पहले लगाई जाती है, 6 या 12 घंटे पहले। अगर कोई भी लगाई हो तो आपको उनको चुपचाप एनरोल कर देना, एनरोल में कोई पैसा नहीं लगता। ऐसे यहाँ पर टच कर देना, टिक का निशान हो जाएगा। तो जब भी ये क्लास स्टार्ट होगी तब नोटिफिकेशन आएगा। ये आपने दिमाग में याद रख लेनी है कि यार सर की 9 बजे क्लास है, 11 बजे क्लास है। जैसे अब हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास कितने बजे है, स्पेशल क्लास 9 बजे है रात के, से यस और नो। तो आपको एक बार एक नजरिए में याद हो जाएगा। फिर क्या करना है, फिर बैक आ जाना है, फिर से मुकेश कुमार सिंह फोटो पे जाना है। अब की बार प्लस के कोर्स में जाना है, प्लस के बाद उसमें जाना है ऑन गोइंग कोर्स में, और ऑन गोइंग को सी ऑल करना है। तो जैसे सी ऑल करोगे तो आपको जो है नीचे मिल जाएगी आज कौन सी तारीख है और आज कौन सी क्लास है। तो जो भी क्लास हो एक बार दिमाग में याद रख लो। और मैं तो कहूँ ऑन गोइंग कोर्स में जो सी ऑल करते हो, जितने भी कोर्स है सब पे टिक लगा लो, चाहे आपका हो या ना हो, आप टिक लगा लो। इससे ये तो पता चल जाएगा कि इस क्लास में ही आने वाले हैं। मान लो आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी नहीं है, तब भी टिक लगा दो सोशियोलॉजी पे, कि सोशियोलॉजी जब भी क्लास स्टार्ट होगी आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो आपकी अगर पुरानी कोई क्वेरी होगी तो आप बीच में आके पूछो, फिर निकल लो वहां से। समझ में आया? अपने समय का सदुपयोग करो। 7,000 में यू आर गेटिंग एवरीथिंग, और क्या चाहिए? ये तो दिक्कत है, बच्चों को बहुत कुछ चीज चाहिए, वो बहुत चीजें होती कुछ नहीं है।
मैंने तो बहुत चीजें प्रोवाइड करके भी देख ली, पढ़ने वाला अगर नहीं पढ़ने वाला होता है तो तब भी नहीं पढ़ता है, ठीक है ना, पढ़ने वाला तब भी नहीं पढ़ता। और मैंने ये देखा जिनको सबसे कम प्रोवाइड की गई वो बच्चे सही में रैंक लगाए, और जिनको सब चीज प्रोवाइड की गई रैंक छोड़ो, क्या बोलूं, कुछ भी नहीं कर पाए। तो अभाव में ही क्या होती है, पढ़ाई होती है। अभाव में ही क्या होती है, पढ़ाई होती है। किसी का क्वेश्चन? ये हमारी क्लास समाप्त हो गई, अब हम 9 बजे मिलेंगे, और 9 बजे हमारा जो है एआरसी की क्लास है, पर्सनल मैनेजमेंट पे, इसी पे मेरे ख्याल से ना। अभी मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से कि जिस किसी ने भी प्लस का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे नहीं लिया है, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो एमकेएस लाइव से। आज नहीं तो कल आप 100% लोगे, अगर आप स्पेशल क्लास में आते हो, या किसी के, या तो किसी एजुकेटर के मुंह से ही सुन लोगे कि वहां पे जाके पढ़ लो, समझ में आया, बच्चे छोड़ो, या किसी एस्पायरेंट के मुंह से सुनोगे, या किसी टॉपर के मुंह से सुनोगे, आओगे तो जरूर, ये मेरी गारंटी है, लेकिन तब समय ना निकल जाए, समझ में आया। आप जितना भी सोच रहे हो उससे आपको 10 या 100 गुना ज्यादा ही मिलेगा मेरी क्लासों में, ठीक है। आप ये आजमा सकते हैं, इतनी सारी आपने स्पेशल क्लास देख ली है। लास्ट में ये ना हो कि सर हम पहले जुड़ जाते तो ज्यादा फायदा हो जाता, और इसी चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। क्यों? क्योंकि जब मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं तो आप चाहते तो शुरू से जुड़ सकते थे, केवल अपने केयरलेस और अपने एटीट्यूड के कारण क्या होते हैं, आप लेट ज्वाइन करते हो और फिर मेरा सर खाते हो। सर मेरा भी सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है, फिर आपका कोड लेंगे, कोई बात नहीं, रिन्यू कर लेना। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी? सर अभी ज्योग्राफी नहीं आ स्टार्ट हो रही है, 2-3 दिन बाद होगी, सैटरडे संडे आ गया तो मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे को ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे आपको आइडिया नहीं है ऐसे किसी को आइडिया नहीं है, धीरे धीरे वो आएंगे, आएंगे तो सब यहीं पे ही। एंटी सेमिटिज्म क्या होता है? छोड़ो उस चीज को, बिग पिक्चर देखना था पर समय नहीं आया, अच्छे नोट्स कैसे बने, समझ नहीं आया। आपका माध्यम क्या है, हिंदी माध्यम है कि इंग्लिश माध्यम है? इंग्लिश माध्यम, और तब भी समझ में नहीं आया? अरे भैया, आपकी तो हाथ जोड़ के जो है पूजा करनी चाहिए, कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि बिग पिक्चर में जो वो लोग बोल रहे हैं। यूपी पीसीएस की पहली बार तैयारी कर रहे हो? कोई भी बुक नहीं लेनी भाई, मैं बिना बुक के पढ़ाता हूँ। कब से तैयारी कर रहे हो, कितने साल हो गए यूपी पीसीएस की तैयारी करते हुए? कब से तैयारी कर रहे हो? कब से तैयारी कर रहे हो यूपी पीसीएस की? दीपांशु भाई से पूछा है मैंने, दीपांशु भाई से। सर लिखने के लिए नहीं समझ में आया, मैं जो पूछ रहा हूँ भाई उस चीज का जवाब दो। मैं कह रहा हूँ कब से यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना। जो लिखने में आ रहा है नहीं लिखने में आ रहा है उसे छोड़ो, अभी स्टार्ट करिए, ठीक है। तो पीसीएस में मेंस में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, मैं पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में, पेपर 4 में, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक पीडीएफ डाउनलोड करनी है, सिलेबस ऑफ यूपी पीसीएस मेंस, डाउनलोड कर लोगे तिवाड़ी साहब, पेपर 1 की, पेपर 2 की। जिसको समझ में नहीं आ रहा बिग पिक्चर में एक बता रहा हूं, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो उसको ना ईगो पे नहीं ले जाना है कि ये क्यों पूछ रहा है, कि हम कब से तैयारी कर रहे हैं, कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। मैं आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरे को किसी की बेइज्जती करने का शौक नहीं है, ठीक है ना। तो भैया तिवाड़ी जी, आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 का सिलेबस डाउनलोड करो। दिक्कत क्यों हो रही है आपको? इसलिए दिक्कत हो रही है, जब आप सिलेबस डाउनलोड कर दोगे तो उसको पढ़ोगे, ठीक है, 2 दिन कम से कम 6 बार उस सिलेबस को पढ़ोगे, तो तिवाड़ी जी कुछ तो आपको यूनिट पता हो जाएंगे कि ये यूनिट पेपर 1 की, ये यूनिट पेपर 2 की, पेपर 3 की, पेपर 4 की, इतना याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब तिवाड़ी जी आप क्या करो, मान लो एक टॉपिक चल रहा है इंडिया जापान रिलेशनशिप, बिग पिक्चर में, ठीक है। तो इंडिया जापान रिलेशनशिप क्या है, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, और मैंने अभी बता देता हूं इंटरनेशनल रिलेशनशिप पेपर नंबर 2 का टॉपिक है, ठीक है। तो पेपर नंबर 2 का टॉपिक, तो आपका दिमाग क्या बोलेगा कि यार पेपर का मटेरियल है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन इंडिया जापान रिलेशनशिप 10 नंबर में। तो क्या करोगे,
तो अब बिग पिक्चर में वो कुछ ना कुछ टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, उसमें जो जो एक्सपर्ट होते हैं अपनी अपनी राय देते हैं। उन्होंने बोला इंडिया जापान के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, 1970s के बाद क्या हुए, बहुत अच्छे हो गए, टेक्नोलॉजी और आईटी में हम बहुत आगे निकल रहे हैं। तो ये जो उसने सेंटेंस बोला उसे आप कागज में नहीं लिख सकते, और आप इंग्लिश मीडियम के तो आप तो बहुत अच्छे हो, कि एक एक्सपर्ट ने क्या बोला कि इंडिया जापान के रिलेशन 1970 से अच्छे हो गए और इसी से इशू में ज्यादा हो गए। दूसरा एक्सपर्ट बोला कि नहीं नहीं, इंडिया जापान के इशू अच्छे नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि क्या है, अभी चाइना ने बीच में क्या कर दिया, बैरियर कर दिया है, तो इंडिया का ध्यान हो गया चाइना को काउंटर करने के चक्कर में, उस चक्कर में अपने जापान दोस्त को नहीं भूल पा रहा। सही है सर? नो, ऐसे भी बोलेगा। कोई एक्सपर्ट बोलेगा नहीं नहीं नहीं, जो आरईसीपी से इंडिया बाहर निकला तो जापान भी धमकी दे रहा है कि मैं भी आरसीईपी से बाहर निकलूंगा, तो यानी क्या, इंडिया जापान के रिलेशनशिप अच्छे हैं। तो जो वो अपने व्यू दे रहे हैं उसको आप कागज में नहीं लिख सकते क्या, ये बताओ? अब यही तो एनालिसिस है। अब जब उसको आप कागज में लिख दोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि यार इस टॉपिक पे एक्सपर्ट ये समझते हैं। अब उसी चीज को आप याद करो, तो इसमें कौन सी आफत है याद करने में, मुझे बताओ। भैया जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी तो बोल ही रहा हूं लेक्चर में, उसको कैसे समझ जाते हो? वहां पे मैं नहीं बोल रहा, कोई और बोल रहा है, तो उनकी चीजों को नहीं समझ पाओगे। तो एक बार सिलेबस को याद करो, उसके बाद सब समझोगे। और नहीं समझोगे तो भैया सोच लेना कि भैया यूपी पीसीएस मेंस नहीं कर पाओगे, और फिर कोई और तैयारी करना शुरू कर दो। पका पकाया मैटर दे रहे हैं, वो टॉपिक भी बता रहे हैं, यार हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, नीचे टॉपिक भी लिखा हुआ है, इंडिया जापान इशू, इंडिया चाइना इशू, यही क्वेश्चन आ रहा है। डाउनलोड नहीं करना है मेरे भाई, यही तो सबसे बड़ी गलती करनी है, डाउनलोड करके अचार डालोगे उसका। हमेशा क्या करना है आपको, यूट्यूब में जाना है, प्ले लिस्ट पे, और रोज एक जो है, हाँ, सिलेबस डाउनलोड करना है, रोज एक वीडियो देखना है, उसको कोई डाउनलोड नहीं करेगा वीडियो को। वीडियो देखो, हाथ में कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से बैक करके देखो किसने क्या बोला, और उनके एक्सपर्ट की राय को लिखो, 1-1.5 पेज में लिख दोगे, ठीक है, उनकी समरी, और फिर बंद कर दो वो टॉपिक। फिर अगले दिन कोई और टॉपिक देखा, 1-1.5 पेज, तो एक कॉपी स्पेशल बना लो द बिग पिक्चर की। क्लियर? चैनल का नाम क्या है संजना जी? चैनल का नाम है राजसभा टीवी, ठीक है, क्या नाम है? राजसभा टीवी। राजसभा टीवी में सारे बच्चे देखो, मैं हमेशा अलग चीजें करवाता हूं, तब जाके रैंक लगती है, ठीक है ना? राजसभा टीवी सब सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल है। फिर राजसभा टीवी की प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा द बिग पिक्चर के एपिसोड, ठीक है। द बिग पिक्चर के एपिसोड को क्या करना है, आपको तारीख ही बता दूं, 30 जून से लेके अब तक के सारे खत्म करने हैं। 30 जून 2000, क्या लिखूं, 19 लिखूं कि 20 लिखूं? जल्दी बताओ। 2020। क्लियर? तो आप क्या करो, नए से पुराने की तरफ जाओ। अब कहां से पुराना देखोगे कि सबकी डिस्क्रिप्शन देखोगे कि जून में कौन सा अपलोड हुआ? इससे अच्छा क्या करो, आ अभी जो चल रहा है उससे पीछे की तरफ चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। जब ठीक ठाक हो जाए तो एक बार चेक कर लेना कि हम कहीं पीछे ज्यादा तो नहीं चले गए। समझ में आ गया? क्लियर? आपके सारे टॉपिक हो जाएंगे पेपर 1, 2, 3, 4 के, 65% से भी ज्यादा टॉपिक। किसी किताब की जरूरत नहीं है, किसी जो है आपको नोट्स की जरूरत नहीं है, खुद ही सक्षम हो जाओगे। हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे सक्षम? वुमेन एम्पावरमेंट में किसी ने कुछ एडवांस तो अच्छा बोला ही होगा। तो तो जो करेगा उसको मजा आएगा, जो केवल सुनेगा कि हाँ हाँ हो रहा है हो रहा है ना, अंदर जाके देखो तब पता चलेगा। एकदम क्रीम बन जाओगे, मलाई बन जाओगे, जब कॉपी में लिखोगे तो फिर उसका असर होगा। ठीक है, तो भैया आप सब जा सकते हैं, किसी का क्वेश्चन हो तो वही रुके। एक और क्वेश्चन आया, सर हिस्ट्री ऑप्शन के लिए किन्हें फॉलो करें? माय मीडियम इन इंग्लिश बिट, बट नो इशू इन अंडरस्टैंडिंग इन हिंदी, आपने लास्ट क्लास में कहा था, रिमाइंड करवाए। हाँ, मैंने आपके लिए पता करा तो भैया हिस्ट्री अंग्रेजी में अभी कोई नहीं पढ़ा रहा है, दूर दूर तक हमें कोई नहीं दिख रहा है, और अगर कोई हमें दिखता है एजुकेटर तो हम उसको जो है प्लस पे लेके आएंगे, अभी दूर दूर तक हमें कोई नहीं दिख रहा। ठीक है राघव साहब, तो खुद से कुछ बंदोबस्त कर लो, मैं तो बता रहा हूँ, नहीं तो जब तक यहाँ पे लगेगा ऑप्शनल तब तक पेपर हो जाएगा। क्लियर? हिंदी में भी कोई अभी दिख नहीं रहा। आपने अंग्रेजी की बात करी तो मैंने अंग्रेजी की पता करी, हिंदी की भी मैं पता कर देता हूँ, ठीक है ना? मैं ऐसा करता हूँ, पूरी डिटेल मंगवा लेता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शनल स्टार्ट हो गए हैं और कौन कौन एजुकेटर है। मैं एक दिन क्लास में अनाउंस कर दूंगा कि ये एजुकेटर क्या कर रहे हैं, प्लस में ये ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं,
आप फिर उसके अनुसार से काम कर लेना। मैथ ऑप्शनल कोई नहीं पढ़ा रहा, ना कोई मैथ का आएगा अभी, क्योंकि अभी हम जो है 6-7 ऑप्शनल पे वर्कआउट कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे टॉप पे रखा है क्या, एंथ्रोपोलॉजी, फिर पवेड, पवेड के बाद जो है पॉलिटिकल साइंस, फिर हिंदी लिटरेचर, और एक साइंस का या तो जूलॉजी या तो बॉटनी। इनमें से काफी के एजुकेटर आ भी गए हैं और कुछ के आने बाकी हैं। स्वच्छ भारत अभियान विद एसोसिएट विद वुमेन एम्पावरमेंट हैज इंक्रीज द एनरोलमेंट ऑफ द ह्यूज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल। बहुत अच्छी बात है। देखो ये सब बिग पिक्चर से मिला कि नहीं मिला, कहाँ से मिला? तो आपको नई नई आइडियोलॉजी मिलेंगी। अब जो कर रहा है उसको फायदा होगा, और जो नहीं कर रहा है एक कान से सुनना है दूसरे कान से सुनना है, क्योंकि तो जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। केवल प्रीलिम्स प्रीलिम्स का खेल करोगे तो यार अपनी जिंदगी में आपने एड ऑन क्या करा? और जब तक एड ऑन नहीं करोगे तब तक क्या है, प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अब प्रीलिम्स केवल जो है घटना चक्र से या किसी तथ्यों को याद करने से नहीं निकलना, ये आपने देख लिया, लगातार 2 बार देख लिया, तो यार अब तो सुधर जाओ। सुधरोगे नहीं सुधरोगे? वुमेन एम्पावरमेंट में ईरा सिंघल जी ने अच्छे व्यू दिए थे। हाँ बिल्कुल सर, हम भी अभी से देखें, हमें तो सर पेपर देने में 3 साल हैं। बिल्कुल, इससे अच्छी बात क्या होगी संजना जी? आप आ गए प्लस में, अच्छी बात है। रेफरल कोड क्या यूज किया था? अभी प्लस में आए कि नहीं आए पहले ये तो बताओ, ये तो स्पेशल क्लास है, सॉरी, अभी तक प्लस में नहीं आए। बिग पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सपर्ट व्यू बताते हैं, सही बात है। जो नहीं कर रहा है तो उसके लिए बिग पिक्चर क्या है, कुछ भी नहीं है। पहले तो एक बार मैंने सोचा था कि बिग पिक्चर की समरी मैं खुद पढ़ाऊं, तो मुझे लगा यार जितनी मैं बिग पिक्चर की समरी पढ़ाऊंगा उससे अच्छा द हिंदू एनालिसिस नहीं करवा दूंगा। बिग पिक्चर की समरी बच्चे खुद भी देख सकते हैं। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि बिग पिक्चर की खुद ही बच्चों पे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आधा घंटा पूरे दिन में कोई ना कोई दे सकता है। एक दिन नहीं दे पाया तो 2 दिन बाद दे दो, उसे एक एपिसोड की तरह देखो। पापा आएंगे रात में, उन्हीं से करवाएंगे सब्सक्रिप्शन। रेफरल कोड क्या है मेरा, टाइप करके बताना जरा एक बार। तो फिर मैंने ये बच्चों पे छोड़ दिया कि बिग पिक्चर जो है क्या करेंगे, बच्चे खुद ही करेंगे। और फटाफट जब आप उसके एपिसोड देखो कर लोगे पूरे, तो मैं आपको फिर एक काम और दूंगा। लेकिन उस काम के लिए क्या है, ये बिग पिक्चर वाला बेस बनना चाहिए, और वो ज्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा काम है, फिर उसके बाद मजा आ जाएगा। संजना जी, रेफरल कोड पता है ना? हाँ, एमकेएस लाइव ही होना चाहिए। अवनी मोहना भावना द फर्स्ट इवन इवर फीमेल फाइट, बिल्कुल से करंट अफेयर में पढ़ा था हमने। हाँ, तो आपको नई नई चीज पता चलेंगी, मैं बता रहा हूँ। आप जो है खुद से इतना आगे निकल जाओगे तुम, आप फिर बोलोगे सर बस आंसर राइटिंग कराओ, हम आंसर लिख रहे हैं, आप चेक करके बताओ। मुझे ऐसे बच्चे चाहिए, और आप ऐसे बच्चे समझ सकते हो। समझ में आया संजना जी? पापा जी को बोल देना कि पापा जी अगर आपने मेरे को 7 घंटे पढ़ने के लिए टाइम दे दिया, ठीक है ना, तो ये भी मेरा वादा है कि मैं आपकी टॉप 10 में रैंक लगा दूंगा। ठीक है ना? तो चैलेंज लेके इस काम को लो कि पापा जी अगर मैं वहां पढ़ने जा रही हूँ तो मैं रैंक लगाने जा रही हूँ, मैं कोई जो है वो करने नहीं जा रही हूँ। और 7 घंटे पढ़ूंगी, 7 घंटे से एक कम नहीं पढ़ूंगी, ज्यादा भी नहीं पढ़ूंगी, केवल 7 घंटे पढ़ूंगी। और 3 साल पढ़ लो, 3 साल बाद आपको पेपर देना है, तब तक आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, बहुत आगे निकल जाओगी। लेकिन 3 साल अभी हमें सुनने में आसान निकल रहे हैं, आगे चल के आपका क्या नजरिया होगा उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, ये बहुत लोगों का बदल जाता है। समझ में आया? तो आपका नजरिया सेम रहा, लास्ट ईयर है। चलो अच्छा, आपका तो एज का चक्कर था, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? When women move forward, the family moves, the village moves, and the nation moves overall develop। अरे वाह, क्या डायलॉग मारा है भाई ने। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ जाए, जिसका क्वेश्चन है वही रहे, बाकी लोग जाएं, खाना पीना खाएं, आराम से सो भी लो 1-2 घंटे, आराम भी करो बॉडी को, और फिर उठ के फिर से पढ़ाई करना शुरू, और 9 बजे वाली क्लास में मिलना। लास्ट ईयर वाले एग्जाम दे सकते हैं? नहीं सर, 2021 के लिए लास्ट ईयर वाले बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं, अगर जो है उनकी क्या हो जाए, एग्जाम या मार्कशीट जो है, जो प्रीलिम्स को भर, जो आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हो ना, उसकी लास्ट डेट से पहले उसके पास अगर डिग्री आ जाती है तो वो बिल्कुल भर सकता है।
मान लो जनवरी में अनाउंस हुआ प्रीलिम्स का, और प्रीलिम्स भरने की लास्ट डेट है 23 फरवरी तक, आपको प्रीलिम्स भरना है, तो 23 फरवरी तक आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर। वुमेन इशू मस्ट बी द नेशनल इशू। इवन जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, इसके ऊपर तो एक ऑडिटर बैठना ही चाहिए। बैठना चाहिए नहीं चाहिए? बहुत बड़ी बड़ी फेमस क्या है मंत्री हैं जिन्होंने इसको 5-5 साल संभाला, कुछ नया किया भी नहीं। समझ में आया? मुझे बहुत ही दिक्कत होती है कि अगर आपने कुछ करप्शन नहीं किया, कुछ नया भी तो नहीं करा, और इसको हम कुछ एक अच्छा काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। मैं लेक्चर लेना स्टार्ट कर दूं आपका 1 साल तक का, ठीक है, और मैं किसी को डांटू भी ना, और चुपचाप पढ़ा के निकल जाऊं, तो क्या फायदा? समझ में आया? तो कुछ ना कुछ नया तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जिसको भी जुड़ना हो, मेरे से अगर पढ़ना हो, तो आपको MKS लाइव रेफरल कोड यूज करना है। बाकी आपकी श्रद्धा। सर मैं आपकी ऑफलाइन ही देख पाता हूँ सीरियल से, कोई दिक्कत नहीं आदित्य जी। आपके पास ऐप है ना अनअकैडमी का, उसके थ्रू हर हफ्ते मेरे को अपनी परफॉर्मेंस भेज दिया करो कि इस हफ्ते मैंने ये किया, इस हफ्ते मैंने ये किया, उतना ही मेरे लिए काफी है। ठीक है, और बीच में किसी दिन जब छुट्टी हो, लाइव क्लास में आके जो भी प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस कर सकते हो। सर करंट अफेयर की क्लास किस टाइम होती है? अभी करंट अफेयर की क्लास नहीं हो रही ना। अभी कहाँ से करंट अफेयर की क्लास हो जाएगी? पहले हम GS करते हैं, फिर करंट अफेयर करते हैं। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? तो भैया अपने अपने सर्किल में आप बता सकते हो MKS लाइव, और ग्रुप बना के पढ़ सकते हो, जिससे आपका पढ़ाई में भी ध्यान सही से लगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।